Hello, students. You all are welcome to EHC classes, and today I am here with a complimentary type of lecture with you all. आज के इस लेक्चर में हम लोग ना किसी पोएम को डिस्कस करने वाले हैं, ना किसी प्रोज को, ना ही किसी नोवेल या ड्रामा को। कुछ बेसिक सी चीजें जो हर एक लिटरेचर स्टूडेंट को इनिशियली शुरुआती दौर में थोड़ा दिक्कत करती हैं समझने में, उन सारी चीजों पे आज हम लोग थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो और आप इस सेशन से बहुत कुछ सीख सकें। सो विदाउट डूइंग फर्दर अडू, लेट्स बिगिन विद द थिंग्स। तो बिफोर स्टार्टिंग इनिशियली आई वुड लाइक यू ऑल टू इंट्रोड्यूस कि आज मैं आप लोगों को कुछ कुछ जो बेसिक सी चीजें हैं वो क्या बताने वाली हूँ। राइम स्कीम में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, उसे हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसके बारे में आपके जो भी कंफ्यूजन है वो आज क्लियर ही हो जाए। देन कुछ लिटरेरी डिवाइसेस, हालांकि ये तो बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में, बट वी विल ट्राई टू डिस्कस अ फ्यू जो कि फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं हमारे टेक्स्ट में। देन एक प्रोसोडी होता है जो कि स्टडी ऑफ मीटर है, हम लोग उसे पढ़ेंगे। और फिर जो टाइप्स ऑफ लिटरेरी जॉनराज हैं हम लोग कुछ उसको भी देखेंगे, कुछ बेसिक से जो कि अभी आप लोगों को अगर आप लोग अभी ग्रेजुएशन में हैं तो आपको वो हेल्प करेगी। आप लोग फर्दर जब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे तब भी आपको वो हेल्प करेगी, एंड आगे जाके जब आप लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स देंगे तो ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू इन वेरी in very great number. Okay, so I think I should start then. So the first thing that we are going to discuss is rhyme scheme. Okay, this that is not a problem. वो आपको पता है कि ऊपर मैंने rhyme scheme लिख रखा है। तो rhyme scheme क्या होता है और rhyme scheme कहाँ मिलता है? राइम स्कीम बेसिकली होता है पोएम्स में, पोएट्रीज में, समटाइम्स प्रोज में भी, बट नॉट नेसेसरीली प्रोज में। हो सकता है कि प्रोज में बीच में कहीं पर मिले, बट प्रोज में वैसा नहीं होता बिकॉज प्रोज थोड़ा नेचुरल होता है। राइम स्कीम हम लोगों को पोएट्री में देखने को मिलता है जो कि राइमिंग होता है आइडेंटिकल सिमिलर साउंड्स के साथ, और वो थोड़ा आप लोगों को एक म्यूजिकल टोन देता है जिसके हेल्प से आप लोगों को चीजें याद रहती हैं। So, rhyme is the repetition of identical or similar sounds at the end of words. For example, जैसे कि राम श्याम काम, ये हो गया। फिर खान पान, मतदान, ये सब चीज जो थोड़ी राइमिंग में पढ़ रही है, जिसको पढ़ने के बाद लग रहा है कि अरे कुछ गाना टाइप का लग रहा है, तो उसे हम लोग राइम स्कीम बोलते हैं। जैसे कि कैट हैट, सन फन, कार स्टार, डॉग हॉग, तो ऑल दीज वर्ड्स आर इन राइम स्कीम। तो ये तो वर्ड्स हो गए। पोएम्स में कैसे होते हैं? तो जब राइम स्कीम होता है अपने पैटर्न में, वो जनरली पोएम्स में यूज होता है, विच कॉरेस्पॉन्ड्स विद द एंड साउंड्स दैट फीचर इन लाइन्स ऑफ वर्सेस। अब आखिर पोएट्स जो है राइम स्कीम का यूज क्यों करते हैं? टू क्रिएट म्यूजिकलिटी। म्यूजिकलिटी क्रिएट होने से कानों को बहुत अच्छा लगता है सुनने में, लगता है कि अच्छा हाँ कुछ बहुत अच्छी चीजें बोली जा रही हैं। So it creates musicality and rhythm that makes more appealing to our ears, and it melts like honey into our ears. Then it enhances memorability. अगर कोई भी चीज को हम लोग थोड़ा म्यूजिकल वे में याद करते हैं तो वो हमें थोड़ा जल्दी याद होती है। काइंड ऑफ निमोनिक्स टाइप की चीजें हो जाती हैं ये सब की। चलो दो लाइन ऐसे पढ़ लो, दो लाइन वैसे पढ़ लो, बहुत जल्दी याद होती है। लाइक बचपन में हम सबने टेबल्स वैसे ही याद किए हैं, नॉट टू वंस आर टू, टू टूज आर फोर। वी हैव ऑलवेज ट्राई टू मेक इट इन म्यूजिकल वे दैट हेल्प्स अस इन मेमोराइजिंग टिल दिस डे। ठीक है, तो इसलिए उसमें राइम्स ऐड होते हैं। तो राइम स्कीम मेक्स मेमोराइजिंग लाइन्स ऑफ अ वर्ड इजी। एन एग्जाम्पल इज चिल्ड्रंस पोएम मेड विद स्कीम्स with that make recollection easy, like twinkle twinkle little star, have you wonder what you are। तो ये थोड़ा राइम में जब आ रहा है तभी जाके बच्चे उसको अच्छे से कैच कर पा रहे हैं और याद कर पा रहे हैं। Then it also adds excitement to the poem. It makes you feel that okay, we are again going to meet something new that is musical and appealing to our ears.
and it also sounds interesting. It catches the ears of audience, readers, and many more things. Okay, so moving to next, how should we understand rhyme scheme? तो राइम स्कीम एक की पैटर्न होता है पोएम में जो कि आखिर के शब्दों में आता है and it helps students to analyze the structure and sound. It is labeled with letters like A for the first rhyme and B for the next one and C for the third one. आगे मैं आपको बताऊंगी, ये सारी चीजें समझाते चलूंगी. एक बेसिक से डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं. Rhyme scheme refers to the pattern of rhymes at the end of each line in a poem or stanza noted using letters of the alphabet. Words with the same ending sounds get the same letter. A new sound gets the next letter. This creates rhythm and memorability in poetry. Sorry. So, how to identify? Suppose roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you. अब जैसे roses are red, इसको हम लोग A मार्क कर देते हैं. Then violets are blue, इसको B मार्क कर देते हैं. Then sugar is sweet, C, and so are you, again C. Sorry, this is not C. There is a mistake. This will be red, blue, sweet, you. This will be D, not C. ठीक है? I will just change it. This will be D. Okay? क्योंकि वो उससे मैच तो नहीं कर रहा है ना, तो ये D होगी. So, अगर रेड के यहाँ रेड है, रोजेस आर रेड, जिसे ए हमने मार्क किया है. वॉयलेट्स आर ब्लू, अगर वो वॉयलेट्स आर ब्लू की जगह समथिंग कुछ रेड से राइम कर रहा होता, बेड, टेड, तो वो भी ए होता. शुगर इज स्वीट एंड सो आर यू. इन चारों के एंडिंग वर्ड्स जो है जो डिफरेंट है, इस वजह से यहाँ पर ए बी सी डी डिफरेंट आ रहा है. Then there are some common examples that I had given, like couplet. Couplet का मतलब होता है दो. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. यहाँ पर star है, यहाँ पर r है. Star r, they are rhyming from each other. तो उसको a बोलेंगे. Then alternating a b. The people along the sand all turn and look one way. They turn their back on the land. They look at the sea all day. ये जो स्लैश है वो डिफरेंट लाइन हो जा रही है, जैसे कि सैंड, वे, लैंड, डे. ऑल्टरनेट में राइम कर रहे हैं ना, सैंड, लैंड, वे, डे, तो उसको हम लोग ए बी ऐसे करके मार्क करते हैं. देन लिमरिक. लिमरिक एक 5 लाइन की पोएम होती है. अभी तो शायद आप लोगों को ऐसी पोएम्स नहीं मिलेंगी, मे बी फर्दर पोस्ट ग्रेड्स वगैरह में इस पोएम से मुलाकात होगी. मैं आपको बता दे रही हूँ, लिमरिक इज अ पोएम ऑफ 5 लाइन्स, इसलिए इसका राइम स्कीम समटाइम्स ए बी ए या फिर ए बी ए ऐसे होता है. तो जस्ट रीड. देयर वाज अ यंग लेडी ऑफ लिन हु वाज सो अनकॉमनली थिन. लिन, थिन, इट इज राइमिंग, सो ए. That when she essayed to drink lemonade, essayed lemonade, BB, she slipped through to straw and fell in. So again A क्यों आया? Because lin, thin, in, ये तीनों rhyme कर रहे हैं. That is why A. Then there is ballad. Ballad is again a poem. ठीक है, तो इसमें भी हम लोग एक पढ़ते हैं. It came in winter's night, a fierce cold with quite a bite. Frosted wind with all its might sent ice and snow and invite. Night bite might invite. हालांकि ये चारों ही आपस में राइम कर रहे हैं, बट देयर इज अ बिग डिफरेंस. नाइट माइट थोड़ा ज्यादा है, बाइट इनवाइट थोड़ा ज्यादा क्लोज है. दैट इज वाई हम लोग उसको ए बी करके ऐसे मार्क किए हैं. सो आई होप द राइम स्कीम इज क्लियर टू यू.
इट इज बेसिकली द एंडिंग वर्ड से ही हम लोग पकड़ते हैं कि उसका राइम स्कीम क्या है, एंडिंग वर्ड ऑफ एनी पोएम्स लाइन। तो उसके हेल्प से हम लोगों को राइम स्कीम पता चलता है। सो नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लिटरेरी डिवाइस और लिटरेरी टर्म्स और फिगर्स ऑफ स्पीच। तो लिटरेरी डिवाइसेस, टर्म्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सारी चीजें एक ही होती है। अगर आपको कभी बोला जाए कि लिटरेरी डिवाइस बताइए या फिर लिटरेरी टर्म्स बताइए या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच बताइए, तो ये तीनों एक ही चीज होती है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द थ्री, ठीक है? ओके, सो व्हाई आर दीज यूज्ड, व्हाट आर दीज? सपोज आप किसी सलोन में जाते हो, तो सलोन में जाते हो तो ऐसा तो नहीं है ना कि वहां पे घर जैसे चीजें होती हैं। वहां कुछ डिफरेंट चीजें होती है, जैसे कि टूल किट टाइप की। उनके पास सिजर रहेंगी, कोम्ब रहेगी, फिर और भी कुछ कुछ चीजें रहती है जो कि सलून में काम आती है। तो वो उनकी काम की चीज है, दैट इज वाई वो सलून में होती है। एंड ऑन द अदर हैंड, इफ यू एंटर्स इनटू अ किचन, तो किचन में तो ऐसा नहीं है ना कि बेड लगा रहता है, पिलो रहता है, चेयर रहता है, टेबल रहता है। ओके, चेयर टेबल रहता है, डाइनिंग टेबल, बट बेड वेड तो नहीं रहता। किचन में किचन वाली सामान रहती है, तो उसे किचन का टूल बॉक्स कहते हैं। तो जस्ट लिटरेरी डिवाइसेस जो है वो एक राइटर का टूल बॉक्स होता है, जिसके हेल्प से वो सर्टेन चीजें बनाते हैं, सर्टेन चीजों को ऐसे लिखते हैं कि वो एक डीपर मीनिंग के साथ साथ एक इमोशन इवोक कर सके किसी रीडर के मन में, किसी ऑडियंस के मन में। So these are the techniques, structures, or rhetorical strategies that writers use to enhance their writing, evoke emotion, and convey deeper meaning. ठीक है? तो हम लोग कुछ 10 लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ आज पढ़ेंगे। The first one is alliteration. Alliteration में क्या होता है? Basically, this is a repetition of speech sound in a sequence of nearby words. For example, Betty bought a butter, but the butter was bitter. तो हालांकि एक टंग ट्विस्टर है, बट इसमें रिपीटेशन हो रहा है वर्ड्स का, बी बी बी। तो किसी भी स्पीच साउंड का जब रिपीटेशन होता है तो उसे हम लोग एलिट्रेशन कहते हैं। एक पोएम है द पैलिनक्वीन बियर्स, सरोजनी नायडू की। उसकी एक लाइन है, शी स्वेज सॉफ्टली गेली ओ गेली वी ग्लाइड एंड बीम ऑन द ब्रो। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, क्योंकि उसमें भी रिपीटेशन हो रहा है सर्टन स्पीच साउंड्स का। द नेक्स्ट, हाइपरबोल। हाइपरबोल किसी भी चीज को थोड़ा खींचना। इट इज द एग्जैजरेशन ऑफ सर्टेन वर्ड्स इन द पैराग्राफ और सेंटेंस, लाइक आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। सो इज इट पॉसिबल? नहीं, वो भूखी है, वो भूखा है, बट स्टिल ही और शी इज ट्राइंग टू स्ट्रेच द थिंग। तो किसी भी चीज को ओवर स्ट्रेच करना उसे बोलते हैं हाइपरबोल। द कमला दास पोएम एंड इंट्रोडक्शन, देयर शी राइट्स द वेट ऑफ माई ब्रेस्ट एंड वोम क्रश्ड मी। ठीक है, ये थोड़ा सा क्रिटिकल लाइन है, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत होगी, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड बिकॉज लिटरेचर इज समथिंग लाइक दैट ओनली. This is a dramatic exaggeration of the pressure that speaker feels to conform to societal expectations of femininity, motherhood, and marriage, suggesting these physical attributes feel physically incapacitating. So this line is an example of hyperbole. Okay. The next. Imagery. इमेजरी क्या होता है ना? इमेजरी किसी भी चीज को ऐसे लिखना कि आपके वो किसी सेंस को, जैसे कि हमारे तो 5 सेंसेस होती है, तो वो किसी भी सेंसेस को एक्टिवेट कर दे। लाइक द फूड वाज सो डिलिशियस व्हेन आई, ओके, शी कुक्ड कैरेट हलवा एंड इट वाज सो डिलिशियस। तो जैसे ही बात आती है गाजर के हलवे की, तो और कुछ हो ना हो, आपका जो स्मेल का सेंस है वो एक्टिवेट हो जाता है, एंड यू स्टार्ट फीलिंग द स्मेल ऑफ गाजर का हलवा. So such description in mind, it creates such a description in mind that activates your senses. For example, the little boy ran down the street. जैसे ही हमने ये पढ़ा, we could imagine कि एक छोटा सा बच्चा है जो कि स्ट्रीट क्रॉस कर रहा है या फिर वहां पे दौड़ रहा है. सो अगेन, एक पोएम से मैंने आपका लाइन उठाया है, she falls like a tear from the eyes of bride. Okay.
Onomatopoeia. Onomatopoeia is a word which imitates natural sound, like splash, buzz, tinkle. He splashed water on my mobile. When I say that he splashed water on my mobile, you could hear the natural sound कि कैसे पानी की छींटे पड़ी होंगी. देन द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन की पोएम से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां आपको कई तरीके की एग्जाम्पल्स मिलेगी, लाइक बर्स द नेम ऑफ गॉड, दे क्लिक देयर टंग्स व्हेनेवर यू हियर द थिंग, दे क्लिक देयर टंग. तो वो जीभ का वो क्लिक करना वो आपको सुनाई देगा. तो दिस इज व्हाट ओनोमेटोपिया इज. It all creates a visual in your mind that gives you realistic tone in the poem while reading. Then anaphora. What is anaphora? Anaphora is the deliberate repetition of a word at the beginning of successive sentences to create emphasis and rhythm. किसी भी चीज पे अगर हमें एक्स्ट्रा प्रेशर या फिर इम्पोर्टेंस या इम्फेसिस डालना होता है तो हम लोग उस चीज को बार बार रिपीट करते हैं. लाइक अगर आप वहां जा रहे हो तो ये कर देना, और जब आप वहां पहुंच जाओगे तो ये कर देना. अगर आप वहां जा रहे हो तो ऐसे बोलना, वहां पहुंचोगे तो ऐसे काम करना. तो हम लोग बार बार किसी चीज पे जब इम्फेसिस डालते हैं तो उसे एनाफोरा बोलते हैं. रिपीट करके, बार बार किसी चीज को रिपीट करके जब उस पर इम्फेसिस डालने की कोशिश करते हैं तो उसे एनाफोरा बोलते हैं. लाइक इट इज आई हु ड्रिंक लोनली, इट इज आई हु लाफ, इट इज आई हु make love. So the cited example is taken from poem of Kamala Das, An Introduction. Okay. So next, irony. What is irony? The expression of one's meaning by using language that signifies the opposite. हमें जो बोलना होता है हम लोग वो नहीं बोलकर जब उसका प्रॉपर अपोजिट बोलते हैं तो उसे आयरनी कहते हैं. सो जैसे कि इम्तियाज धारकर की पोएम पर्दा. तो पर्दा इज अ काइंड ऑफ सेफ्टी. द बॉडी फाइंड्स अ प्लेस टू हाइड. आयरनी यहाँ पे भी है. ये कह रही है कि वो सेफ्टी तो हो सकती है बट इम्प्रिजनमेंट वो ज्यादा है, या फिर सप्रेशन. ठीक है. सो दैट इज व्हाट आयरनी इज, कि हमें जो बोलना होता है हम लोग ठीक उसका उल्टा बोलते हैं. अगेन दैट टू क्रिएट एम्फेसिस और टू लीव अ मार्क. एंड सिमिली एंड मेटाफर तो बहुत ईजी है, ये तो हम लोग स्कूल टाइम्स में भी पढ़ते हैं. सो स्टिल वी विल read about it. What is simile? Comparison of any two things with the use of like and as. Like her smile is as bright as the sun. किसी लड़की को हम लोग एक सन से कंपेयर कर रहे हैं, उसके स्माइल को. Like peasants came to his mother's house like swarms of flies. Peasants मतलब farmers, किसी झुंड में उसकी माँ के घर आए. ठीक है. Then metaphor. Metaphor is again the comparison of two unlike objects without the use of like or as. She is a bright student. It is a simple statement without the use of like or as. And it is also a metaphor. Bright तो sun होता है ना, but still we are using this word for a student. So she is a bright student. हार्प ऑफ इंडिया में एक सेंट्रल मेटाफर है जो कि हार्प ही है, विच रिप्रेजेंट्स द लॉस्ट ग्लोरी, कल्चर एंड पोएटिक ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, विच हैज बीन साइलेंस्ड और अनस्ट्रंग अंडर ब्रिटिश colonial रूल. नेक्स्ट, पर्सोनिफिकेशन. नाउ व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? जब हम लोग पर्सोनिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें पहला ही वर्ड आता है पर्सन. तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को जब हम लोग किसी पर्सन का एट्रीब्यूट दे देते हैं, किसी नॉन लिविंग को लिविंग का एट्रीब्यूट दे देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन. दैट इज नोन एज पर्सोनिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल द विंड विस्पर्ड. क्या हवा बोल सकती है? बट स्टिल वी से द विंड विस्पर्ड. और द सन स्माइल्ड. तो किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को जब हम लोग एक ह्यूमन का क्वालिटी डाल देते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडिया एज अ चेंड ईगल. हालांकि इंडिया एज अ कंट्री, इंडिया में बहुत से लोग रहते हैं, बट इफ सी तो इंडिया एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ही है, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि उसे एक चेन ईगल की तरह रखा गया है. ठीक है.
An oxymoron, a figure of speech where two contradictory terms appear in a sentence. जब दो टोटली अपोजिट चीज एक साथ लिखे जाते हैं तो उसे हम लोग ऑक्सीमोरोन कहते हैं. लाइक स्वीट पॉइजन. क्या पॉइजन कभी मीठा हो सकता है? बट स्टिल वी से स्वीट पॉइजन. देन अ लिटिल डिस्टेंस. डिस्टेंस का मतलब दूरी, लिटिल का मतलब थोड़ा. तो अगेन ये दो कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड्स है जिसको हमने एक साथ रखा है और इसे ऑक्सीमोरोन कहते हैं. ठीक है. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज लिटरेरी जॉनरा. सो जॉनरा क्या होता है? Genre is basically the classification of text as their form of writing. सपोज मैं किसी मछली के बारे में लिख रही हूँ, तो अगर वो मैं अपने इमेजिनेशन से लिख रही हूँ तो वो एक फिक्शन है. बट वो मछली अगर जिंदा है, मैं उसे देखी हूँ कभी, तो वो नॉन फिक्शन है. तो ऐसे ही जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ राइटिंग बोलते हैं तो उसे लोग लिटरेरी जॉनरा बोलते हैं. तो ये भी बहुत तरीके की है, बट कुछ मेजर टाइप्स मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगी. फिक्शन. Anything that is imaginary or unreal created from our imagination rather than from fact. जो फैक्ट पे बेस्ड नहीं होता है उसे फिक्शन बोलते हैं, और जो फैक्ट पे बेस्ड होता है उसे हम लोग नॉन फिक्शन बोलते हैं. एग्जाम्पल ऑफ फिक्शन. हम सबने बचपन में एक टीवी पे जो सीरियल आता था या कार्टून सीरीज हैरी पॉटर, उसे देखते हैं तो वो फिक्शन है. वो नॉन फिक्शन नहीं है, वो रियल नहीं है, वो एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसकी राइटर है जेके रावलिंग. ठीक है. तो हैरी पॉटर. द ग्रेट गैट्सबी, एफ स्कॉट फिट्जगेरल्ड की एक बुक है, वो भी एक फिक्शन बुक है. एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ बेस्ड ऑन इमेजिनरी क्रिएशन. ठीक है. नॉन फिक्शन. नॉन फिक्शन क्या होती है? एनी पीस ऑफ राइटिंग दैट हैज अकाउंट्स ऑफ रियल लाइफ based on real events and facts such as biographies, essays, and news. So, non-fiction, anything that is based on real life events, facts. जैसे कि बायोग्राफी. नाइन्थ और टेंथ में मेजरली स्कूल ये सारी बुक्स पढ़ाते हैं. द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाई हेलन केलर या फिर द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. तो ये सारा अगर देखा जाए तो ये सारा नॉन फिक्शन है. क्यों? क्योंकि ये सारे सत्य घटनाओं पर आधारित है. सत्य घटनाओं पर आधारित चीजों को नॉन फिक्शन बोलते हैं, और जो हमारी इमेजिनेशन से निकल के आता है उसे फिक्शन बोलते हैं. प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू. ओके. देन ड्रामा. ड्रामा क्या होता है? इट इज नॉट दैट जो आए दिन हम बच्चे करते हैं घर पे, नहीं पढ़ने के लिए, नहीं खाने के लिए. बट drama is a piece of writing that is to be performed on stage, with actors to take the roles, perform the indicated actions, and utter the written dialogue. Drama is also known as a play. Example: Hamlet, Macbeth, Duchess of Malfi. So drama basically हम लोग कह सकते हैं जो ये टीवी सीरियल्स आते हैं, डेली सोप्स, वो भी एक तरीके के ड्रामा ही है. क्यों? क्योंकि वो स्टेज पे परफॉर्म किया जा रहा है. बिकॉज वी ऑल नो डेली सोप्स आर नॉट रियल. जो स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है विद द एक्टर्स, सर्टेन डायलॉग्स होते हैं, उसे बोला जाता है, तो वो सारी चीजें क्या होती है? ड्रामा. कुछ लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से एग्जाम्पल हो तो हैमलेट, मैकबेथ, डचेस ऑफ माल्फी. द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ आवर इंग्लिश लिटरेचर इज विलियम शेक्सपियर. सो he has written in and around 37 drama. So all those are example of drama. देन एक ड्रामा का एक सब टाइप है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोजर ड्रामा. तो क्लोजर ड्रामा होता है सिर्फ पढ़ने के लिए, ना कि परफॉर्म करने के लिए. इट वॉज सेड बाय जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन अगेन रिस्टोरेशन एज के एक राइटर है, एंड ही इज अगेन अ ग्रेट राइटर. उनका पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू, बी इट योर सिलेबस, योर एग्जाम और एनीथिंग एल्स. तो उनका एक ड्रामा है सैमसन ऑगोनिस्टस, और उनके प्रीफेस में उन्होंने क्लियरली लिखा है कि दिस इज अ क्लोजर ड्रामा विच इज ओनली मेंट टू बी रेड एंड नॉट टू बी परफॉर्म्ड. तो ड्रामा का एक सब टाइप होता है क्लोजर ड्रामा विच इज नॉट मेंट टू बी परफॉर्म्ड. ओके. So then there is a genre known as poetry. I hope you all know what poetry is. Still,
Poetry uses aesthetic and rhythmic qualities of language like meter, rhyme to evoke emotions distinct from prose. और पोइट्री जो है वो प्रोज से डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि पोइट्री में राइम होता है, पोइटिक डिवाइसेस होता है, और भी बहुत तरीके की चीज होती हैं, बट प्रोज में ये सारा नहीं होता है. Poetry does not follow every rule of grammar, but prose do. Some example of poetry we you have read a lot. Still, two I will mention: Daffodils and the Rhyme of Ancient Mariner. Okay. Prose. It is the most common form of writing characterized by using standard grammatical structures, natural flow of speech, and typically paragraphs rather than verse or rhythmic lines. Example: Widowhood, the Spirit of Freedom. So prose क्या होता है? It adheres to all the rule of grammar. It is a natural flow of speech and typically written in paragraph form than in verse or rhythmic lines. An example: The Spirit of Freedom and the Widowhood. Okay. So the most important topic of today's class is here. Prosody. So prosody क्या होता है? It is a pattern of rhythm and sound used in poetry. जैसे कि बहुत तरीके की चीजें होती हैं जो पोइट्री में यूज की जाती हैं. आपने पढ़ा भी होगा आयाम्बिक, पेंटामीटर, या फिर ट्रोकी, एनापिस्टिक, डाक्टाइलिक. ये सारी चीजें जो होती हैं प्रोसोडी में ही आती हैं. सो व्हाट इज प्रोसोडी? प्रोसोडी इज रेफर टू द स्टडी ऑफ मीटर. मीटर क्या है? अब मीटर जो है ये रिदम को बताता है. एक पोएम में रिदम होते हैं जो कि पूरे पेस को मेंटेन करके रखता है, उसे मीटर बोलते हैं. इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फुट. देन व्हाट इज फुट? फुट रेफर्स टू द पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ अरेंजिंग सिलेबस अ सिलेबल अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल. ठीक है. सो फुट क्या होता है ना, सिंपली ये ग्रुपिंग होता है सिलेबल का, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड, वीक और एक स्ट्रॉन्ग सिलेबल, वो सब मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी. ओके, बिफोर दैट व्हाट इज सिलेबल? एक सिंगल स्पीच ऑफ साउंड जो होता है उसे हम लोग सिलेबल बोलते हैं. जैसे कि एक वर्ड है फोकस. फोकस. इट इज मेड अप ऑफ टू सिलेबल, दैट इज फो एंड कस. देन बुक. बुक को हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं. बू ऊ का, इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज सिंपली बुक. सो बुक इज मेड अप ऑफ ओनली वन सिलेबल. तो इसमें केवल एक सिलेबल है. इंग्लिश. इंग्लिश मेड अप ऑफ टू सिलेबल. Then a word incident. Incident. It is made up of three syllable. ठीक है. तो ये syllable है. अब आप लोग पीछे से एक बार पढ़ लीजिए. What is syllable? It is a single unit of speech. What is foot? It refers to the particular pattern of arranging syllables according to stressed and unstressed syllable. And what is meter? Meter refers to the arrangement of foot. And what is prosody? It is referred to the study of meter. सो चलते हैं आगे. ओके. तो फुट मीटर क्या होता है? पहले भी बताया, ग्रुपिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक सिलेबल. ओके. फुट मीटर 9 तरीके की होती है. जो एक फुट का होता है उसे मोनोमीटर, 2 का डायमीटर, 3 का ट्राई, 4 का टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, ऑक्टा एंड नोना. ठीक है. सो ये तो हमने पढ़ा ही है पहले, मैथ्स में भी कभी कभी पढ़ते हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग डील. नाउ टाइप्स ऑफ फूड. देयर आर मेनली 6 टाइप्स ऑफ फूड: iambic, iambic, anapaestic, trochic, dactylic, spondic एंड pyric. तो जो iambic होता है ना, उसमें जो पहला सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस्ड होता है, और जो दूसरा होता है वो स्ट्रेस्ड होता है. वो जो वहाँ यू आई लिखा हुआ है, दैट इज नॉट यू एंड आई. यू इज द साइन ऑफ अनस्ट्रेस्ड एंड अ स्लैश. I could not do that slash over here, but that the slant line is symbol of stressed syllable. That slant line is symbol of stressed syllable. So the next one is anapaestic. Anapaestic is of generally 3 syllable, जिसमें कि पहला 2 unstressed होता है और आखिर का एक stressed होता है. Trochic में एक stressed और एक unstressed. So you need to learn this thing कि किसमें पहला स्ट्रेस्ड होता है, पहला अनस्ट्रेस्ड होता है, क्योंकि समटाइम्स एग्जाम्स में क्या होता है, पूछते हैं कि ये किस फूड का है. ठीक है.
Dactylic, 1 stressed, 2 unstressed syllable. Spondic, 2 stressed. Pyric, 2 unstressed. So I hope the things are clear to you, and you will not face any kind of difficulty in prosody now. So what is prosody? It is study of meter, iambic, anapestic, trochic, dactylic, spondic, and pyric, and you need to learn these things. And for better understanding, please take some words and try finding that which one of those are from which. Okay? So that's it for today's class. I hope the things are clear to you. Keep learning, and I will take your leave. Thank you, students.